अब हम लोग सेना की बात कर लें। अभी तक पिछले भाग में भी हमने जाना और आगे भी इसमें भी हम लोग जान रहे हैं कि राजा का प्रमुख जो महत्वाकांक्षा थी वो अपने राज्य के विस्तार की थी। जन से जनपद, जनपद से महाजनपद बनना भी तो राजा की महत्वाकांक्षा ही थी। और राजा का काम की जो प्रवृत्ति थी वो अपने राज्य के विस्तार करने की रहती थी कि इस राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया जाए, इस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। इस तरह के कार्य को करना राजा अपना प्रमुख कार्य मानता था। तो जो इससे उसके राज्य भी बढ़ता था और वह शक्तिशाली बनता था। अब इसके लिए राजा अपने राज्य में बड़ी बड़ी सेनाएं रखता था। बड़ी बड़ी सेनाएं का प्रमुख भी राजा ही होता था और उन सेनाओं का पूरा खर्च भी राजा ही उठाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो कहा ही गया है कि राजा को लड़ना ही चाहिए। अगर वो शक्तिशाली नहीं है तो अधीनता स्वीकार कर ले और अगर शक्तिशाली है तो वो बराबर युद्ध करता रहे। तो युद्ध के लिए तो सेना रखना ही पड़ेगा और सेना को सुसंगठित, सुप्रशिक्षित और युद्ध कला में निपुण बनाना पड़ता था। इसलिए राजा अपनी सेना को हमेशा प्रशिक्षित करता रहता था। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है कि किसी किसी राज्य में राजा अपनी स्थायी सेना रखता था, यानी पूरे सेना का खर्च वो अपने राज्य में रख के करता था। लेकिन कहीं कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि राजा स्थायी सेना ना रख के अस्थायी सेना रखता था। वो सेना कृषक वर्ग से होती थी। युद्ध के दिनों में वह खेती ना करके युद्ध करता था और युद्ध के बाद वो अपने क्षेत्र में जाके कृषि कार्य करता था। इस तरह दो तरह की सेना रखने की व्यवस्था महाजनपद काल में हमें मिलती है। सेना के 3 अंग होते थे, पदाति, रथ और अश्व। पदाति का अर्थ हुआ पैदल चलने वाले सैनिकों की सेना और रथ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि घोड़ों से जुते हुए रथ पर युद्ध होता था। तो ये रथ वाली सेना थी। और अश्व वाली सेना जो अश्वारोही थे, जो घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करते हुए युद्ध में भाग लेते थे। सेना का प्रमुख कार्य अपने युद्ध करना ही नहीं था, उसका प्रमुख कार्य था, उसका एक और प्रमुख कार्य था, वह अपने देश में यानी अपने राज्य में शांति व्यवस्था भी कायम करती थी और नियमों को मनवाने का कार्य भी करती थी, उपद्रवियों को दबाती थी। इस तरह सेना राज्य के अंदर भी और राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी निवास करती थी। अब हम इनके आय, व्यापार और कर के बारे में बात कर लें, यानी महाजनपद काल में आय, व्यापार और कर क्या थे इसके बारे में बात करते हैं। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। अब इतनी बड़ी किलेबंदी युक्त राजधानियाँ और इतनी बड़ी सेना और कर्मचारी आदि के खर्च के लिए तो धन की आवश्यकता होगी ही। तो ये धन कहाँ से आए? तो राजा अपने राज्य के आय के लिए प्रजा से कर वसूलता था। इसके अलावा व्यापार और शिल्पकारों से, यानी व्यापारियों से और शिल्पकारों से भी वह कर और उपहार स्वरूप भेंट लेता था। इस समय व्यापार भी बड़े बड़े स्तरों पर होने लगे थे। लोहे का ज्ञान इन लोगों को खूब हो गया था, जिसके कारण कहीं कहीं उल्लेख ये भी मिलता है कि बड़े बड़े लोहे के जलयान बनाए गए थे और देश विदेशों से भी व्यापार होते थे। तो इन व्यापार से भी इसको कर की प्राप्ति होती थी। इस काल तक आते आते, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते वस्तुओं की खरीद फरोख्त या कर्मचारियों का वेतन तथा व्यापार में जो जिस चीज़ का प्रयोग होता था वह रुपए और पैसे के द्वारा होने लगा था। अभी तक वस्तु विनिमय की बात होती थी, लेकिन अब रुपए पैसे से लेन देन प्रारंभ हो गया था। और इस काल में जो सिक्के होते थे उसे निष्क कहा जाता था या स्वर्ण कहा जाता था। ऐसा उल्लेख हमें ग्रंथों में मिलता है। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। हमारे देश में, यानी हमारे भारत देश के जो ये महाजनपद थे, इनका व्यापार ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से भी होता था। यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी हमारे भारत देश आते थे और व्यापार करते थे। इस काल तक आते आते शिल्पकार और व्यापारियों ने अपना एक अलग संगठन ही बना लिया था, जिससे कि उनके व्यापार में खूब सारी वृद्धि हो और इसी संगठन के कारण ये अपने को मजबूती प्रदान करते थे। अब हम फिर बने शहर की बात करते हैं। सबसे पहले
बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया था तब देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन यह सभ्यता अचानक से समाप्त हो गई और जो अगली सभ्यता हमारे देश में आई वह थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में नगरीय सभ्यता होने के कोई अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। यहाँ यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में जानी जाती थी, लेकिन जब धीरे धीरे हमारे क्षेत्र का विकास हुआ, विस्तार हुआ, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते हमारे जो नगरीय संस्कृति वो धीरे धीरे शहरों में बदलती गई और पुनः शहर बनने लगे। इसी कारण कहा जाता है 6ठी शताब्दी में हमारे शहरों का विकास हो गया था। इन शहरों का विकास, जो हमारे जो शहर विकसित हो रहे थे, गांव से शहर जो विकसित हो रहे थे, वो प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास विकसित हो रहे थे। इसका कारण था जो हमारे जो कुछ गांव थे जिसमें शिल्पकार बहुत अधिक विकसित अवस्था में थे। इस काल के जो कुछ गांव थे वहाँ पर जो शिल्पकला थी वो बहुत अधिक विकसित अवस्था में थी। इसी तरह जैसे इस गांव में शिल्पकार अधिक विकसित था, उसके 2-4 गांव बाद एक गांव के लोग शिल्पकार अच्छे थे, शिल्प विकसित हो रहा था। तो उन लोगों ने धीरे धीरे यह विचार किया कि जितने अच्छे शिल्पकार हैं, यानी जो गांव शिल्प में अधिक विकसित हो गया है, वो वहाँ के शिल्पकार एक जगह आकर बस जाए। तो जब वो लोग वहाँ से उठ के एक जगह आकर बस गए और वो स्थान उन लोगों ने चुना जहाँ से कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके और उनका बना माल आसानी से बिक सके या देश विदेश जा सके, उन्हें हर तरह की सुविधा हो, यातायात आवागमन की भी सुविधा हो। तो ऐसे क्षेत्रों को इन शिल्पकारों ने, कुशल शिल्पकारों ने अपना स्थान चुना और जो लोग यहाँ आकर बस गए तो सभी शिल्पकार वहीं आकर बस गए, ज़्यादातर शिल्पकार आके वहाँ बस गए। तो जब वो स्थान बस गए तो धीरे धीरे वह स्थान विकसित होने लगा और शहर के रूप में बदलने लगा। तो अभी हमने बताया कि वह जब शहरों का विकास हुआ तो वह ज़्यादातर शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास विकसित हुआ। इसका यही कारण था क्योंकि शिल्पकारों को कच्चा माल आसानी से यहाँ प्राप्त हो जाता था और बना हुआ माल आसानी से बिक भी जाता था, देश विदेश चला जाता था, जिसके कारण जो शहर विकसित हुए वो इन्हीं क्षेत्रों में विकसित हुए। इसके बाद जो व्यवसाय लोग करते थे, हमारे यहाँ जो व्यवसाय होता था इस काल में, वो जो व्यक्ति था, जो शिल्पकार था, वही व्यवसाय अपने पुत्र को भी सिखाता था। उसका पुत्र भी वही व्यवसाय करता है। आज भी आपको कहीं कहीं देखने मिलता होगा, कहीं कहीं क्या आप स्वयं भी करते हैं। आपके पिता अगर खेती करते हैं तो आप उनके साथ खेती करने ज़रूर जाते हैं, खेतों में जाते हैं। आपके पिताजी अगर दुकान चलाते हैं तो आप भी थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं और इसके बारे में आपको खूब सारी जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे किसानी की जाती है, कैसे यह व्यापार चलाया जाता है। इसी तरह पिता भी धीरे धीरे अपने आप लोगों को सिखाते होंगे और कभी कभी आप बड़े होकर अपने पिता का व्यवसाय ही चलाने लगते हैं। यही स्थिति इस काल में विस्तृत रूप से थी। हर पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में पारंगत कर देता था और फिर व्यवसाय वंशानुगत हो जाता था और धीरे धीरे यह व्यवसाय अब वंशानुगत यानी पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र को जाने लगा और शिल्पकार अलग अलग वर्ग के बन गए